ओके, तो चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे, कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में थे हम लोग। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग मेनली बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। आई थिंक आप लोगों ने बजट के बारे में देखा है ना, कि किस तरह से बजट कैसे नहीं बजट भी डिस्कशन किया था ना लास्ट क्लास में। सॉरी बजट नहीं, हम कंज्यूमर सरप्लस पे बात किया था। सॉरी, मैंने गलती से बजट बोल दिया। इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कशंस किया था बजट कंज्यूमर सरप्लस पे, और किस तरह से कंज्यूमर सरप्लस का प्रैक्टिकल एज वेल एज ग्राफिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल तीनों मैटर पे हम लोगों ने डिस्कशंस किया था। आज मैं आप लोगों के साथ स्टोरी जो शेयर करने वाला हूँ, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जैसे कि आप लोगों को एक चीज बता दूं कि दो कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों को पता है, एक होता है कार्डिनलिटी, एक होता है ऑर्डिनलिटी। कंज्यूमर बिहेवियर में दो कॉन्सेप्ट होता है ना, एक होता है कार्डिनल कॉन्सेप्ट, एक होता है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो एज पर कार्डिनल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने स्पेशली जो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी था, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो अल्फ्रेड मर्सल सर के कंसेप्ट में था, दैट इज कार्डिनलिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। और एक होता है ऑर्डिनलिटी कॉन्सेप्ट, जो बेसिकली क्वालिटी पे डिटरमाइन किया जाता है। तो आज हम लोग उसी क्वालिटी डिटर्मिनेशन के थ्रू से किस तरह से कंज्यूमर इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करते हैं और वो कैसा बिहेव करता है मार्केट में। जब कोई प्रोडक्ट आता है उसमें ऑर्डिनलिटी के थ्रू से वो किस तरह का बिहेव कर सकते हैं, ये है आज का कॉन्सेप्ट, जो हिग्स एंड एलन का कॉन्सेप्ट है। तो चलो, हिग्स एंड एलन सर का जो कॉन्सेप्ट है, जो इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। ऑब्वियसली अल्फ्रेड मर्सेल का जो आपका कार्डिनलिटी कॉन्सेप्ट है, वो जितना वो कॉन्सेप्ट जितना पॉपुलर है, हिग्स एंड एलन का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी उतना ही पॉपुलर है। तो चलो, इसको हम लोग आज जानेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो, बहुत अच्छा लगने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। सर अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है। सर कोई बात नहीं, अगर बोरिंग भी लगता है फिर भी अच्छा लगाने का कोशिश करो। जिंदगी में क्या है सर, कोशिश ही तो करना है, लेकिन थोड़ा प्यार से कोशिश करे तो कोशिश का रंग ला सकता है। ओके, क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? यस सर। ठीक। तो जैसे कि आप सबको पता है, टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग। कंज्यूमर बिहेवियर indifference analysis. Indifference curve analysis. तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये जो एनालिसिस है इसको प्यार से एक नाम से जाना जाता है, दैट इज आईसी एनालिसिस। ओके, आईसी एनालिसिस के नाम से भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जाना जाता है, आईसी एनालिसिस। चलो, मैं आप लोगों के साथ मैटर को सेलिब्रेट करता हूँ। तो क्या है ये आईसी एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा तो मजा आएगा। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ से, इंडिफरेंस कर्व या आईसी हिग्स एंड एलन का ऑर्डिनल अप्रोच है, एंड आईसी इज द कर्व। आईसी एक कर्व है which represents all those combinations of two goods which give same satisfaction to the consumer. Following table and diagram shows different combination of x and y which give same satisfaction to the consumer. तो चलो ठीक है, पॉइंट तो समझ में आ रहा है।
लेकिन कुछ बातें यहाँ पर है कि जिसमें कुछ एजम्पशंस है, वो मैंने एक बार आपके साथ रीड करना चाहूँगा। ये इंडिफरेंस कर्व का एक अंडरलाइन अप्रोच क्या है? इंडिफरेंस कर्व का अंडरलाइन अप्रोच देखो, ये जो थ्योरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस थ्योरी इज ऑल्टरनेटिव टू, ये थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी इकोनॉमिकल थ्योरी है सब। ये जो इकोनॉमिकल थ्योरी है, ये ऑल्टरनेटिव एंड मोर रियलिस्टिक मेथड माना जाता है। ऑल्टरनेटिव भी माना जाता है और मोर रियलिस्टिक माना जाता है एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर डिमांड। मतलब कंज्यूमर डिमांड जो हम लोग मार्केट में रेडी करते हैं सर, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, कंज्यूमर क्या सोचते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स का अता पता है तो जाके आप अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। आज के डेट पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में अपना बिजनेस को डेवलप कर पा रहा है या अपना ऑर्गेनाइजेशंस को एक सस्टेन कर पा रहे हैं, बिकॉज वो कंज्यूमर डिमांड को समझते हैं। आप प्लीज मेरा बात को समझना, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस का ही बात नहीं कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन as well as एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सपोज आप लोग जॉब को, कोई हो सकता है जो बिजनेस माइंडेड नहीं है सर, एंटरप्रेन्योर माइंडेड नहीं है, बट वो जॉब माइंडेड है। ठीक है, दो ही माइंड आपका हो सकता है, या तो आप एंटरप्रेन्योर माइंड के हो सकते हो, आपका माइंड दो टाइप में काम कर सकते हैं, या तो आप एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट में अपना लाइफ को लीड करते हो, या फिर आप जॉब करना पसंद करते हो। खुद का ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, किसी और के ऑर्गेनाइजेशन पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योर माइंड हो सकता है एज वेल एज एम्प्लॉय माइंड भी हो सकता है। सर एक चीज पे ध्यान दो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं, प्लीज कनेक्ट करना, हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का एंटरप्रेन्योर है, एज वेल एज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉय जॉब करते हैं, उनका माइंड हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सोचते हैं। हमेशा हमेशा सोचते हैं सर, हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट। आपको पता है वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग प्यार से कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। मैं आपको पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, ये जो कंज्यूमर बिहेवियर सब टॉपिक है, इसके ऊपर मार्केटिंग मैनेजमेंट इवन बीकॉम में भी होता है, एमबीए में भी स्पेशली होता है। एमबीए इन मार्केटिंग में, इवन बीकॉम मार्केटिंग ऑनर्स पे भी होता है, बीकॉम मार्केटिंग ऑनर्स में भी होता है। बीकॉम मार्केटिंग जैसे बीकॉम फाइनेंस होते हैं, बीकॉम मार्केटिंग ऑनर्स भी होते हैं सर। ठीक है, इसमें एक पेपर ही होता है जिसका टॉपिक का नाम, मतलब एक सब्जेक्ट है इस नाम। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज फॉर आवर डेली पर्पस, फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस डेली पर्पस, एज वेल एज एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट, कि जो उस ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को चलाते हैं, वो कंज्यूमर बिहेवियर पे डेली सोचता रहता है कि हम जो भी प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट कंज्यूमर लेने के लिए रेडी है। जो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, एनीथिंग, है ना, प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूमर को कितना पसंद है, प्रोडक्ट सर्विस कंज्यूमर बिहेवियर में कितना इफेक्टिव है। तो ये पॉइंट बहुत वाइटल है, बहुत वाइटल। तो अगर आपको कनेक्शन करने में इजी हो रहा है तो अभी कंज्यूमर डिमांड को आप देखो एक बार ठीक से। तो कंज्यूमर डिमांड इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस, है ना, ये कंज्यूमर प्रेफरेंस पे कंज्यूमर डिमांड बेस्ड है कि कंज्यूमर क्या चाहते हैं, कंज्यूमर क्या सोचते हैं, इसी पे बेस्ड है ना कंज्यूमर का प्रेफरेंस। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस अप्रोच इज एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था, ये एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंस, कि आपको कौन सा चीज पहले चाहिए, कौन सा चीज बाद में चाहिए, विच यू वांट फर्स्ट एंड विच यू वांट सेकंड एंड लेटर स्टेज। तो इसमें कुछ अंडरलाइंग अप्रोच है। अंडरलाइंग अप्रोच मतलब हर थ्योरी का एक अप्रोच होता है, मतलब आपके लाइफ का बिना हर एक अलग अलग कॉन्सेप्ट में आप अलग अलग अप्रोच देते हो। आपका खाने का अप्रोच अलग होता है, आपका सोने का अप्रोच अलग हो सकता है, आपका फ्रेंडशिप का अप्रोच अलग हो सकता है, आपका एग्जाम देने का अप्रोच अलग हो सकता है। डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑलवेज हैव अ डिफरेंट अप्रोच, सबका अलग अलग क्वालिटी है। मैं क्वालिटी पे इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट जो है ये क्वालिटी बेस्ड है,
ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट जो है ये क्वालिटी बेस्ड है। कंज्यूमर इज रैशनल, ये क्या सोचते हैं, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सोचता है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है एंड पॉसेसेस फुल इंफॉर्मेशन। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है सर कि कंज्यूमर हमेशा रैशनल है। रैशनल मतलब आप समझते हो, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, कि कोई भी चीज को कोई भी कंज्यूमर, इकोनॉमी में वी ऑल आर कंज्यूमर बिकॉज हम सबको ही कंज्यूम करते हैं। सर आपको मैं एक चीज पहले भी बताया था कि क्या कंजम्पशन करने के लिए, फॉर डूइंग कंजम्पशंस do we all need to do some income? मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि कंजम्पशंस करने के लिए डू वी ऑल नीड टू डू सम इनकम? क्या हमें कुछ इनकम करना जरूरी है? इज इट मैंडेटरी? नो सर, नो। आंसर इज नो, बिकॉज कंजम्पशंस के साथ इनकम का पैटर्न डायरेक्टली नहीं है सर। जैसे कि आप लोग अपने आप को देखो, आप लोग कंजम्पशंस घर में सबसे ज्यादा करते हो, सबसे ज्यादा आपका खर्चा मिटाते मिटाते माँ पापा का सबसे ज्यादा चिंता है फिर चिंता होना भी चाहिए, माँ पापा भी यही चाहते हैं कि आपके ही पीछे खर्चा करें ताकि आप लाइफ में कुछ बन सको, ताकि आप लाइफ में कुछ कर सको। तो आपके लिए खर्चा करने में माँ पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी सवाल ये है कंजम्पशन तो आप कर रहे हो बट आपका इनकम इज नील। योर इनकम इज नील। हो सकता है आप में से कोई कुछ स्पेशल इनकम कर ले सर, इनकम के साथ एज का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं आजकल स्पेशल स्किल्स बहुत कुछ होते हैं सर, और स्पेशल स्किल्स के साथ बहुत लोग कम उम्र में भी इनकम करते हैं। कोई बात नहीं सर, इनकम मतलब मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि आपका कंजम्पशन के साथ आपका इनकम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर आपका इनकम नील है फिर भी आप कंजम्पशन करते हो, आपका कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फ्रॉम योर बर्थ स्टेज, जब से आप जन्म लिए हो तब से आप कंजम्पशन करे जा रहे हो, है ना। कंजम्पशन कांट बी जीरो, आपका कंजम्पशन कांट बी नील, ये कभी नील नहीं हो सकता। जब से आप जन्म लिए हो तब से आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करे जा रहे हो, बट आपका इनकम नील हो सकता है ना। तो सवाल कुछ ऐसा है साहब कि कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, कंज्यूमर इज रैशनल एंड पॉसेसेस फुल इंफॉर्मेशन। तो जब भी कोई कंज्यूमर, जैसे कि आपके बिहाफ में आपका माँ पापा बचपन से आपके लिए कुछ ना कुछ खरीद के देते हैं, तो वो रैशनल भी होंगे और साथ में इंफॉर्मेशन भी फुल्ली रखेंगे। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको चाहिए वो सर्विस आप तक पहुंचाने के लिए वो रैशनल कॉन्सेप्ट तो यूज करेगा ना। सर रैशनल वो कोशिश तो करते हैं बट हमेशा वो रैशनल नहीं होते, कभी कभी वो चीट भी हो जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट कोशिश तो करता है। कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द सैटिस्फैक्शन। जो कंज्यूमर्स होते हैं ना वो अपना सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करके अपना प्रोडक्ट का या सर्विस का रैंकिंग भी करते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? समझ में नहीं आया सर। रैंकिंग मतलब सर कौन सा चीज आपको पहले चाहिए, विच वन यू वांट फर्स्ट। दैट मीन्स अगर मैं थोड़ा आपको इस तरह से बताऊं, टू लीव आवर लाइफ, मतलब हमारा लाइफ को जीने के लिए, टू लीव आवर लाइफ बेसिक नीड्स क्या है हमारा? क्या आप लोग बताओगे मुझे कि बेसिक नीड्स क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। इसको हिंदी में बहुत अच्छे से कहते हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड्स। रोटी, कपड़ा एंड मकान। बंगाली में भी बहुत अच्छा कहते हैं सर, खाद्य वस्त्र वासस्थान। दिस इज इन आवर बंगाली टर्म। नो मैटर सर टर्म कुछ भी हो, दिस इज आवर बेसिक नीड्स। सर मतलब विदाउट एनी बाउंड्री, विदाउट एनी रिलीजियंस प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाए इंसान को जीने के लिए, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो इंडिया में हो, बेसिक नीड्स तो सबको फुलफिल करना होता है। फूड सबको चाहिए, शेल्टर सबको चाहिए, क्लोथ सबको चाहिए। फूड, शेल्टर, क्लोथ्स का डिमांड फुलफिल होने के बाद हम लोग सोच सकते हैं कि हमें थोड़ा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें थोड़ा हेल्थ बेनिफिट दे दो, हमें थोड़ा कुछ और मतलब एजुकेशन, हेल्थ,
डांसिंग, सिंगिंग, जो भी नीड है आपका, मतलब अनलिमिटेड नीड हो सकता है आपका नीड अनलिमिटेड हो सकता है। चाहे आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में, आप सिंगिंग कर लो, डांसिंग कर लो, जो मर्जी वो कर लो, कि मतलब ये सब चीज़ आपको बाद में आएगा। किसी को गेम खेलने का शौक है, गेम खेल लो, लेकिन सबसे पहले आपके पेट में खाना जरूरी है, रहने के लिए घर का जरूरत है, और ठंडी या गर्मी से लड़ने के लिए आपको क्लोथ्स का जरूरत है। ये नीड्स फुलफिल हो जाए फिर जाके आप अपना दूसरा नीड लाओगे, है ना। तो आप रैंकिंग कर ही सकते हो ना। आप रैंकिंग कर सकते हो कि नहीं सकते हो? आप ऑब्वियसली रैंकिंग कर सकते हो। आप रैंकिंग कर सकते हो। रैंकिंग में आप क्या करोगे? आप रैंकिंग में ये करोगे कि आप सबसे पहले आपका बेसिक नीड्स को रखोगे। सबसे पहले बेसिक नीड्स। सेकेंड पॉइंट में आपका एजुकेशनल नीड्स। बेसिक नीड्स, सेकेंड में एजुकेशनल नीड्स, थर्ड में आपका जो भी आपका शौक है, हॉबी, आपका हॉबी पूरा करो आप। ठीक है, किसी को टूर करना पसंद है, ठीक है, वर्ल्ड टूर करो, जो भी शौक है आपका पूरा करो। ठीक है, तो इस तरह से आप रैंकिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि बेसिक नीड्स पूरा नहीं करते। जैसे आपको एक बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक कहानी। सर आप लोग इनको जानते हो, एपीजे अब्दुल कलाम को? यस सर। फॉर्मर साइंटिस्ट, मतलब इंडियाज ऑल टाइम ग्रेट साइंटिस्ट है सर, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत प्राउड होता है सर इस इंसान को जब भी हम इनका नाम लेते हैं, जब भी इनका नाम लेते हैं, जब भी इनका वर्क देखते हैं, जो क्या करके गए हैं ये। आज अगर पूरा दुनिया इंडिया को सलाम करते हैं, अगर इंडिया की तरफ एक रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं, मॉडर्न इंडिया जो भी बना है इसमें एपीजे अब्दुल कलाम सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब मॉडर्न इंडिया में इनका योगदान, मतलब सर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अतुलनीय है। मतलब विदाउट एनी कंपैरिजन, किसी के साथ कंपेयर मत करो। ये इतना अच्छा इंडिया बना के गया है मॉडर्न इंडिया। स्पेशली न्यूक्लियर पावर एज वेल एज मिसाइल, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इंडिया को इस तरह से ये मतलब क्या बताऊँ सर, प्रोटेक्शन करने का पावर देके गया है कि आज इंडिया की तरफ भी 10 बार सोचता है कोई एनिमी देखने से पहले, ड्यू टू एपीजे अब्दुल कलाम। इनका एक इकोनॉमिकल थॉट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट्स। यस, तो जो बात मैं आपसे कर रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक कहानी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसी ऑर्डिनलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो सर, बहुत बहुत ही मीनिंगफुल एक कॉन्सेप्ट है। मैं 1 ईयर बैक में मैं ये मतलब जब से वो 2017 में, आई थिंक 17 या 18 में एपीजे अब्दुल कलाम सर का देहांत हुआ था। उनका जाने से जस्ट कुछ दिन पहले ही मैं किताब पढ़ रहा था। तो उनका लास्ट किताब है विजन 2020। विजन 2020 मतलब वो एक्चुअली इंडिया को एक इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री बनाना चाहता था। इंडिया को एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस बनाना चाहता था। तो इंडिया को अगर एक इकोनॉमिकल डेवलप्ड नेशंस बनाने के लिए उनका जो टारगेट था, उस टारगेट में वो अपना काम तो करके गए सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे का काम हमें करना है। तो उन्होंने एक वहाँ पर एक थ्योरी, मतलब थ्योरी नहीं सर, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करके गए थे। उनको आप सबको पता है कि वो स्टूडेंट्स के साथ ही हमेशा रहना पसंद करता था, ऑलवेज स्टूडेंट्स के साथ रहता था। मतलब ऐसा प्रेसिडेंट इंडिया में बहुत कम बार आए हैं कि जो ऑलवेज स्टूडेंट्स के साथ रहना पसंद करता था, और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के बीच में ही वो अपना जान को गंवाया। जो भी जब उनको हार्ट अटैक आया तो स्टूडेंट्स के बीच में ही आया। आई थिंक उस टाइम पे वो आई
IIM गुवाहाटी या फिर IIM शिलोंग ऐसे किसी जगह में थे जिस टाइम पे उनको ये हुआ था। तो इनके बारे में मैं इतना सारा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशन गजब लेवल का होता है। तो वो एक जगह पे विजिट किया था, जगह का नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जगह का नाम है जौनपुर, ये यूपी के पास एक जगह है। ये एक टाउन है सर, लेकिन बहुत ही खराब हालत है इकोनॉमिकली। जौनपुर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छा एक जगह है। मुगल पीरियड में बहुत गजब का पॉपुलैरिटी था जौनपुर का। ये जौनपुर करंट लेवल में मतलब सर आतंकवाद नहीं सर, मतलब वो क्या बताए सर, आतंकवाद नहीं बोलना चाहिए, क्या बताऊं, वो लोकल गुंडाबाजी ये सब बहुत ज़्यादा है इधर, ठीक है। तो जौनपुर में वो विजिट किया था। तो जौनपुर का करंट इकोनॉमिकल कंडीशंस, ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है, आप लोग देख पा रहे हो मैं जो बता रहा हूँ। तो उन्होंने भी ये जौनपुर में विजिट किया था। ये जौनपुर उन्होंने विजिट किया था, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो उस किताब में मैं विजन 2020 का मतलब आप समझ रहे हो कि 2020 के अंदर इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए उनका पूरा इच्छा था। तो विजन 2020 किताब में उन्होंने लिखा, आप लोग पढ़ सकते हो, किताब बहुत अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर में उन्होंने देखा कि लोगों के पास बेसिक नीड्स हो ना हो, बेसिक नीड्स, नो बेसिक नीड इज देयर प्रॉपर, मतलब नो प्रॉपर बेसिक नीड्स, बट everybody have स्मार्टफोन। सबके पास स्मार्टफोन है जौनपुर में, स्मार्टफोन है वहाँ पर। ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में लाइक एम पैसा, आप लोग नाम तो सुने होंगे, हाँ, एम पैसा, ये सब जो फर्स्ट टाइम आया था, जैसे अभी फोन पे वगैरह चल रहा है, इस तरह से एम पैसा, ये आइडिया वोडाफोन का था, मतलब हज का था एम पैसा, मतलब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऐप बहुत गजब का चला था। तो जौनपुर में ये सब का दुकानें चलता था, एयरटेल मनी, इस तरह का। तो लोग टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब है सर। यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है, बिकॉज जौनपुर करेंटली इकोनॉमिकली बहुत ही डिटोरिएटेड है। अगर आप जस्ट गूगल में जाओ और जौनपुर सर्च करो, आपको समझ में भी आ जाएगा कि जौनपुर इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड में है। बट वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जो भी जैसे कि मनी ट्रांसफरिंग ऐप, ये सब वगैरह काफ़ी पॉपुलर है। तो एपीजे साहब को, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम सर को ये चीज़ बड़ा ताज्जुब लगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएटेड है, फिर भी बट टेक्नोलॉजी इज देयर। तो उनका कहना है कि इंडिया में इस पर्टिकुलर पॉइंट से उन्होंने दो चीज़ यही निकाला, सिर्फ बात जौनपुर का नहीं है। मैटर इज नॉट जस्ट अबाउट जौनपुर, मैटर इज अबाउट इंडिया। अगर एक जौनपुर गांव में जाके, एक जौनपुर छोटा शहर में जाके अगर वो ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि इंडिया में इस तरह का छोटा छोटा शहर जो करेंटली बैकवर्ड स्टेज में है, वहाँ पोटेंशियलिटी बहुत अच्छा है, मतलब लोग सीख सकते हैं, पोटेंशियलिटी इज देयर, बट पोटेंशियलिटी इज देयर, बट उनको रैंकिंग करना जरूरी है। दैट मीन्स वो बेसिकली कहना ही चाह रहा था कि ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट शुड बी देयर, मतलब ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट यूज करना बहुत जरूरी है। यही बेसिकली वो बार बार कहने का कोशिश कर रहा था कि हम लोग रैंकिंग किस तरह से कर रहे हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है, बट वी डोंट हैव स्मार्ट डाइट, वी डोंट हैव स्मार्ट डाइट समझते हो ना आप लोग। हम लोग स्मार्ट डाइट प्लान नहीं करते, बट हमारे पास स्मार्टफोन होता है 20,000 का, उससे ज़्यादा और महंगा, 20,000 30,000 का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। बट अगर हमें कोई बोलता है कि पर मंथ हम लोग थोड़ा स्मार्ट डाइट प्लान यूज़ करें, एटलीस्ट 1,000 प्रॉपर वे में हम लोग अपनी
फूड में यूज करे, मतलब एवरेज इंडियन का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकता है ना। ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, करेंटली आप सब कोई जानते हो कि कुछ कुछ बेसिक डिजीज है जो भर भर के लोगों को हो रहा है, भर भर के लोगों को डिजीज हो रहा है, लाइक शुगर, मतलब डायबिटिक जो होता है सर, डायबिटिक शुगर जो डायबिटिक है, थायराइड का प्रॉब्लम भी हो रहा है सब, फिर डायबिटिक, थायराइड, फिर आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। ये मैक्सिमम केस में ये इसका मेन रीजन क्या है जानते हो? ऐसे और भी है, मैं बस कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ला रहा हूँ। फिर ब्लड का कमी, एनीमिया का प्रॉब्लम, स्पेशली लड़की लोगों में। तो औरत में इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एनीमिया, मतलब बॉडी में ब्लड कम हो जाते हैं। इसका मतलब यही सर, प्रॉपर फूड नहीं, प्रॉपर फूड नहीं हो रहा है, प्रॉपर विटामिन इंटेक फूड के थ्रू से, ये सिंथेटिक टैबलेट के थ्रू से नहीं, प्रॉपर फूड इंटेक नहीं हो रहा है। मैं इंडियंस का बात कर रहा हूँ, एवरेज इंडियंस, प्रॉपर फूड इंटेक नहीं, प्रॉपर विटामिन इंटेक नहीं, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं। सर ये सब ये आजकल ऐसा हो रहा है ना, जैसे लग्जरी बन रहा है सर। प्रोटीन, विटामिन एंड प्रॉपर डाइट, ये एक नॉर्मल पैटर्न है जिसपे हम लोग खर्चा करना भूल गए। दैट मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो अब्दुल कलाम सर भी कह रहे थे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ये तो मैं अब्दुल कलाम सर को पढ़ के समझ में आया मुझे, कि सच में हम लोग 20,000 30,000 का फोन हर 6 मंथ्स में चेंज करते हैं, एवरी 6 मंथ्स में हम लोग चेंज करते हैं, बट हम लोग एवरी 6 मंथ्स में हमारा डाइट प्लान में फोकस नहीं करते। सर क्या आपको ये पॉइंट कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? या फिर एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो पॉइंट मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि हम लोग ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में जीना भूल गए, क्या आप लोग मानोगे पॉइंट को? है सर। ऑर्डिनलिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमें रैंकिंग वाइज चूज करना चाहिए कि हम अपना वेलफेयर, बिकॉज ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये जो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं दिस इज पार्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हमें रैंकिंग देखना चाहिए सर कि हमें क्या जरूरी पहले है, 30,000 का स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, या फिर 30,000 का फूड, स्पेशली टू आवर वुमेन, स्पेशली टू आवर वुमेन, स्पेशली टू आवर गर्ल्स। बिकॉज एक औरत ही होते हैं जो बच्चा का जन्म देते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ ताकि आप लोग बड़े हो गए सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा बात नहीं है कि इंडिया गरीब है, इंडिया इज नॉट पुअर, प्लीज, इंडिया इज नॉट पुअर। ये कॉन्सेप्ट बहुत खराब कॉन्सेप्ट है, इंडिया इज नॉट पुअर, इंडियाज मेंटेलिटी इज पुअर, इंडियंस मेंटेलिटी इज पुअर। मैं एवरेज इंडियंस का हर एक का बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी, आई एम एन इंडियन, मेरा भी बात बोल रहा हूँ सर। इंडियंस मेंटेलिटी इज पुअर बिकॉज हम लोग ऑर्डिनरली जीना भूल गए सर, हमें क्वालिटी लाइफ लीड करना ही नहीं आता, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यू ऑल नो, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड के लिए पैसे का जरूरत बहुत है, ऐसा बात नहीं है। वी हैव मनी, जौनपुर में जाके एपीजे अब्दुल कलाम सर ने देखा, दे हैव मनी but they don't want to live their life with, they don't want to standardize their living standard, they don't actually, मतलब the pattern is changed, औरत पे ध्यान नहीं दिया जाता। जस्ट आप एक बार सोचो कि जब एक औरत, जो मतलब बेसिकली मैं वुमेन्स का बात कर रहा हूँ, जो हमारे सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, बिकॉज ये वुमेन ही तो है जिसमें हम लोग भी जन्म लेते हैं, वी बॉयज कहाँ से आते हैं हम लोग? हाँ, बिना औरत का एक भी लड़का जन्म ले सकता है, लड़की तो लड़की से जन्म लेता ही है, लड़का भी साथ में एक औरत से ही जन्म लेते हैं। तो अगर हम लोग एक औरत से जन्म लेते हैं तो फिर औरत का हेल्थ कंडीशन इतना खराब क्यों होगा? और ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब फैमिली इसमें ऐसा हो रहा है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन पावर है तो आप एक बार देखो, बात सिर्फ गरीब फैमिली का नहीं है, वुमेन्स का हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इंडिया में रिच एंड पुअर सभी फैमिलीज में है, बिकॉज औरत का हेल्थ का ध्यान हम लोग नहीं रख पाते। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हम लोग, मतलब वी बॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एग्जैक्टली वी मेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट एक्चुअली मतलब सबसे ज्यादा रखना चाहिए था, मतलब हम लोग रैंकिंग नहीं कर पा रहे। हेलो, क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? हाँ स्नेहासिस, अरिजीत, क्या लग रहा है?
क्या पॉइंट सही दिशा में जा रहे हैं सर? हाँ सर। मैं ऑर्डिनलिटी कॉन्सेप्ट में आपको कुछ डीप डाइव कर दिया, मतलब कुछ ज्यादा ही गहराई में आपको लेके गया। आप पॉइंट को प्लीज समझो ताकि आप कंज्यूमर बिहेवियर में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझ भी पाओ, और इसके साथ साथ इंडिया में इकोनॉमिकली करेंटली क्या जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये जो पार्ट अभी पढ़ रहे हैं दिस इज ए पार्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स अगर वेलफेयर नहीं कर पाया, अगर इकोनॉमिक्स वेलफेयर नहीं कर पाया तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब भी नहीं, और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का कोई भी मतलब। ओके सर। स्निग्धा पॉइंट बोझा যাচ্ছে स्निग्धा? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो चलो कुछ किताबी बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल बहुत समझ लिए सर, कुछ बुकिश पॉइंट भी समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम तो बुक से होता है। ओके सर, चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। आप लोग देख लेना, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सारा दिन में प्रैक्टिकल चिल्लाता रहता हूँ ना। जस्ट वेट 5 years, 5 साल में इंडियन एजुकेशनल सिनारियो चेंज हो जाएगा, एजुकेशनल सिनारियो चेंज हो जाएगा। तब आप लोग बोलोगे सर आप ना स्टोरी बताओ और प्रैक्टिकलिटी बताओ, मतलब किताबी बात कुछ मत बताओ, बिकॉज एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा। बिलीव मी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा। मतलब आपके सामने ओपन बुक एग्जाम हो सकता है, बट अगर आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। ऐसा एग्जाम पैटर्न आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। बदलेगा सर, समय का मांग है, टाइम नहीं, समय का मांग है। चाहे कोई माने या ना माने, ये तो होना ही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आया है इसमें इसी पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी, सॉरी मैं थोड़ा पहले आता हूँ। कंज्यूमर सरप्लस कहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग, तो कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग। तो आई थिंक आप लोग रैंकिंग का बात जब मैं कर रहा था तो आप रैंकिंग समझ पाए हो सब। कंज्यूमर इज रैशनल एंड possesses full information. Consumer is capable of ranking all combination of goods according to the satisfaction. Consumer has consistent consumption pattern behavior if he prefers A to B and B to C. अगर कोई consumers A गुड से लेके B गुड पसंद करता है and B गुड से लेके C गुड्स पसंद करता है, तो we can say easily that कंज्यूमर ए से लेके सी तक सारा का सारा गुड्स पसंद करते हैं, है ना। ए से अगर आपको ए टू बी पसंद है और बी टू सी पसंद है तो यू कैन इजीली से, है ना, इट्स अ थ्योरम, इट्स अ मैथमेटिकल थ्योरम। आप लोग बचपन में करते थे, 10th लेवल में पढ़ाया जाता था, 9th-10th लेवल में, कि इफ A equals to B and B equals to C, that means A equals to C। सिमिलर पॉइंट में A से B पसंद, B से C पसंद, तो हम लोग कह सकते हैं A से C भी आपको पसंद है, that means you like it। पॉइंट 4 क्या बताता है, मोर इज प्रेफरेबल टू लेस। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में, इंडिफरेंस कार्ड में ज्यादा पसंद है कम से, मोर इज प्रेफरेबल टू लेस। दैट इज इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज देन कॉम्बिनेशन बी, देन ए मस्ट बी प्रेफरेबल टू बी। मतलब ये अप्रोच से इंडिफरेंस कर्व बनाया गया है। लेकिन सर अभी तक हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व होता क्या है ये तो पता ही नहीं चला हम लोगों को। हम लोग तब से सिर्फ स्टोरी सुने जा रहे हैं। सर ये तो बता दो ये इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। चलो सर बताते हैं ना। An indifference curve is the curve which represent all those combination of two goods which give same satisfaction to the consumer। मतलब हम लोग इस तरह से कंज्यूम, मतलब गुड्स को कंज्यूम करेंगे जिसमें हमें एक सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा, जिसको हम लोग डायग्राम वाइज एज वेल एज टेबल वाइज भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक ग्राफ तो है सर, आप ग्राफ देखो। ग्राफ देखने से पहले आप कुछ पॉइंट पहले देखो, उसके बाद मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। इंडिफरेंस कर्व मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स देखो, बिकॉज ग्राफ वगैरह जो भी बनता है वो सब स्टैटिस्टिक्स एंड कॉन्सेप्ट से बनता है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड कॉन्सेप्ट पहले देखना ज़्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में अगर आप देखो तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। इंडिफरेंस कर्व जो है ये स्लोप होता है डाउनवर्ड टू राइट, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये देखो ये लेफ्ट से राइट की तरफ आया है ना, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस का लेफ्ट टू राइट गया है। तो ये लेफ्ट टू राइट क्यों गया है?
तो इन द above table and figure it shows that an indifference curve has negative slope. नेगेटिव भी है बिकॉज लेफ्ट टू राइट भी आया है और इसका जो मूवमेंट है इस तरह से है, क्यों है उसमें मैं बात करता हूँ। तो डाउनवर्ड भी है और लेफ्ट से राइट, ये देखो ये लेफ्ट साइड है ना, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। तो लेफ्ट टू राइट एंड एज वेल एज डाउनवर्ड स्लोप क्यों है उसमें मैं बात करता हूँ। बट इट shows that an indifference curve has negative slope that implies that it slopes downward from left to right. The reason underlying this property is that if consumer has to stay at the same level of satisfaction, quantity of one commodity must decrease while quantity of other commodity increase. जब एक commodity हम increase करते हैं तो दूसरा commodity हम decrease करते हैं या vice versa and vice versa. तो चलो वाइस वर्सा कैसे होते हैं डेटा को देख लेते हैं और डेटा को देखते हुए हम लोग ग्राफ को भी ड्रॉ कर लेंगे। डेटा को देखते हुए ग्राफ को भी ड्रॉ कर लेंगे, बट पहले आप टेबल को देखो। कॉम्बिनेशंस आपके पास दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ए बी, किताब ले, एक कॉपी ले लो और ड्रॉ करो मेरे साथ साथ ए बी सी एंड डी। आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन का गुड्स है। ये कॉम्बिनेशन में अगर आप गुड एक्स यूज करते हो एंड गुड एक्स भी है गुड वाई भी है, बट कॉम्बिनेशन से भी आपके पास गुड एक्स है 1 यूनिट का मतलब एक क्वांटिटी एंड गुड वाई है 12 क्वांटिटी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एक्स वाई इसमें मैं बाद में आता हूँ, आई विल डिस्कस दिस लेटर। बट पहले आप ये देखो कि पहला कॉम्बिनेशन में आपके पास जब गुड एक्स आपके पास 1 है देन गुड वाई आपके पास 12 है। ऐसा इस तरह का कॉन्सेप्ट आप इससे पहले पीपीसी में भी देखे थे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक पॉइंट था इंट्रोडक्टरी, जिन्होंने भी ये क्लास नहीं किया उनको मैं मतलब इसका रिकॉर्डिंग है सर, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप यहाँ से पीपीसी भी देखोगे वहां पर भी एक सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था, बट यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सिमिलर काइंड ऑफ है, बट नाम एंड इसका जो यूज है थोड़ा अलग, ठीक है। नेम एंड यूज इज थोड़ा डिफरेंट बट कॉन्सेप्ट इज काइंड ऑफ सेम। तो कॉम्बिनेशन ए में आपका एक क्वांटिटी गुड वाई इज 12 क्वांटिटी, बी में ये 2 है ये 6 है, सी में ये 3 है ये 4 है एंड डी में ये 4 है ये 3 है। बट सर एक चीज आप देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट आप देखो, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होना चाहिए। दैट्स व्हाई मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ एग्जाम्पल को बड़ा साइंटिफिक वे में चूज किया गया। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये आप अपने तरह से कुछ भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पर एक पॉइंट यूज किया गया। 1 into 12 क्या होता है 12 होता है, 6 into 2 क्या होता है 12 होता है, 3 into 4 क्या होता है 12 होता है, 4 into 3 क्या होता है 12 होता है। मतलब इच एवरी पॉइंट ऑफ व्यू आपका सेटिस्फैक्शन लेवल में भी 12 ओके, बट आपको अपना कॉम्बिनेशन मतलब आप एक गुड एक्स एक यूज करो गुड वाई 12 यूज करो, बट आपका सेटिस्फैक्शन सिमिलर होना चाहिए, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सिमिलर होना चाहिए। मतलब आप दोनों गुड्स तो यूज करोगे बट आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। क्या आप ये पॉइंट देख पाए सर? क्या आपको टेबल में ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आया कि देखो इन एवरी केसेस जब ये 1 है तब ये 12 है, दैट मीन्स आप कैसे भी करके अपना 12 को मेंटेन करना चाहते हो। जब ये आपको 2 कर रहे हो इसको 6 कर रहे हो क्योंकि आप 12 को फिर से मेंटेन करना चाहते हो। जब आप इसको 3 करते हो तब इसको 4 कर रहे हो बिकॉज आप 12 को मेंटेन करना चाहते हो। यहाँ पर भी सेम, जब आप इसको 4 कर रहे हो तब इसको 3 करना पड़ रहा है बिकॉज आप 12 को मेंटेन करना चाहते हो। सर यहाँ पर 12 क्या है सर? 12 इज नथिंग, 12 एक सेटिस्फैक्टरी लेवल है, इसको यहाँ पर हम लोगों ने चूज किया। अगर आप कुछ और चूज करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है सर। इसको हम ग्राफिकली आपको बताते हैं, तो आप एक बार इसको ग्राफिकली इसको देखो। आप लोगों ने टेबल तो देखा, अब उसी टेबल के हिसाब से आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो इसका।
हो सके तो आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ भी करो अपनी कॉपी में। सर थोड़ा ऑनेस्ट रहो अपने साथ, कोशिश करते रहो मेरे साथ साथ। तो हम लोग यहाँ पर गुड्स एक्स जो है उसको हम लोग एक्स एक्सिस में एंड गुड्स वाई जो है उसको वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो गुड्स एक्स में आप लोग देख सकते हो कि गुड्स एक्स का कंजम्पशन लेवल 1 2 3 4, ओके। और गुड्स वाई का कंजम्पशन लेवल आप अगर देखो, जब आप गुड्स एक्स एक यूनिट यूज कर रहे हो तब आप गुड वाई क्या यूज कर रहे हो सर? 12, है ना। जैसे आपका टेबल है, जैसे आपका टेबल है, ये देखो, जैसे आपका टेबल है वैसा ही आपको ड्रॉ करना चाहिए। जैसा आपका टेबल है आप वैसा ही ड्रॉ करो ना, ठीक है। तो आपका टेबल में ये 1 12 है, तो आपका ड्राइंग भी उसी हिसाब से होना चाहिए। 1 एंड दिस वन इज 12, ओके। 1 हो गया, 12 हो गया। जब आप चेंज करना चाहते हो, बिकॉज आप अपना कॉम्बिनेशन से अगर थोड़ा चेंज कर रहे हो तो चेंज कर ही सकते हो ना। कि सपोज देखो, मैं गुड एक्स को अगर इसको हम लोग जीन्स मान लेते हैं, ठीक है। चलो कपड़ा के हिसाब से करते हैं, इसको टीज मानते हैं। आपके पास एक जीन्स है और 12 टी शर्ट है, एक जीन्स 12 टी शर्ट, आपका सेटिस्फैक्शन ओके है। बट आप ना अभी क्या करना चाहते हो, अपना टी शर्ट को थोड़ा कम करना चाहते हो बिकॉज यू वांट मोर जीन्स, आपको ज्यादा जीन्स चाहिए। तो आप एक काम करो, आप टीज को 6 कर दो, आप अपना टी शर्ट को 6 कर दो, तब जाके आपको 2 जीन्स मिलेगा। आप अगर अपना टी शर्ट को 6 करते हो तो आपको 2 जीन्स मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, आप और चेंज करना चाहते हो, आपको और जीन्स चाहिए, तो अगर आपको और जीन्स चाहिए आप अपना टी शर्ट को 4 कर दो तो आपको 3 जीन्स मिलेगा। आप अपना टी शर्ट को 3 कर दो, अगर आप 3 टी शर्ट यूज करते हो तो आपको 4 जीन्स मिल सकता है। तो अब ये जो मैंने आपको बताया, बस इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपली कनेक्ट करवाना है। बड़ा आसान होता है सर ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करने में ऐसे कोई माहिरता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर खेल कुछ ऐसा हो गया। ये जो आपने कनेक्शन किया, बस आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बस इस पॉइंट को आपको कनेक्ट करवाना है। बस सिंपल। दिस इज कॉल्ड आईसी, दिस इज कॉल्ड आईसी, इंडिफरेंस कर्व। ये है एक्स इंडिविजुअल इंडिफरेंस, इसको कहते हैं इंडिविजुअल इंडिफरेंस। ये इंडिविजुअली है, मल्टीपल जब करेंगे तो आपको कंपेयर करके दिखाएंगे। बट फिलहाल आपने दोनों गुड्स यूज किया, जस्ट लुक एट दिस। आपने गुड एक्स दैट मींस जीन्स यूज किया, आपने टी शर्ट यूज किया। आई थिंक आपको पसंद आया गुड्स एंड टी शर्ट का एग्जाम्पल आप कुछ भी अपने हिसाब से यूज करो सर। आप जो भी मतलब यू करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप चाय के साथ बिस्किट्स कर लो, आप चिकन के साथ पोटैटो कर लो, जो आपको पसंद है आप कर लो। बट आप दोनों चीज एक साथ कंजम्पशन करोगे, बिकॉज यहाँ पर मैंने ऐसा 2 प्रोडक्ट लिया जो दोनों आप एक साथ कंजम्पशन करते हो। नॉर्मली हम लोग नॉर्मली टी शर्ट्स एंड जीन्स एक साथ कंज्यूम करते हैं कि नहीं? हेलो, टी शर्ट जीन्स एक साथ यूज करते हैं ना, सिर्फ टी शर्ट या सिर्फ जीन्स ऐसे तो नहीं होता। तो हम लोग क्योंकि दोनों एक साथ यूज करते हैं तो इसीलिए आपको एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकता है। तो क्योंकि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आपका एग्जाम्पल भी कुछ वैसा होना चाहिए। तो आप एग्जाम पर्पस में भी इसको लिख के भी कर सकते हो, फर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अगर आप लिख के करोगे। बस आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये है ड्राइंग इसका।
तो ये देखो आईसी कर्व जो है ये डाउनवर्ड हुआ है, ठीक है। दो चीज यहाँ से हम लोग दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट, ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ नीचे की तरफ आ रहा है ना, दिस इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, ये इसका एक कैरेक्टर है, ये डाउनवर्ड है। एंड और एक इसका कैरेक्टर क्या है, दिस इज द लेफ्ट साइड, है ना। आप अगर ग्राफ को सामने से देख रहे हो, जैसे मैं देख रहा हूँ आप भी वैसा ही देख पा रहे हो, तो दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड, है ना। तो हम कह सकते हैं ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है ना। कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं जो राइट से लेफ्ट भी होता है, तो वो जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। बट फिलहाल ये जो ग्राफ है ये लेफ्ट से राइट में गया। तो जस्ट आप देखो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस आपका जो डेटा है इसको बस अपने हिसाब से पुट डाउन किए, एक थोड़ा इकोनॉमिकल सिस्टम यूज करके गुड एक्स गुड वाई को पुट डाउन किए, और इसमें जो अप एंड डाउन हुआ, ये जो एक सब्सटीट्यूशन हुआ, जब आप इसको, जब आप 12 टी शर्ट यूज कर रहे हो तब आप एक जीन्स यूज कर रहे हो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा था उस टाइम पे, बट आपको सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, आपको टीज ज्यादा चाहिए था, तो आप क्या कर रहे हो, आपको टीज को आप 6 में कम कर दिए, तो आपको 2 जीन्स एक्स्ट्रा, मतलब और एक जीन्स एक्स्ट्रा मिल गया। सिमिलरली आप और जीन्स चाहिए आपको, तो आप 4 टी शर्ट ले लो, 3 जीन्स यूज कर लो, बट आपको अभी लग रहा है कि नहीं, लास्ट पॉइंट में जाके कि आपका जीन्स अभी कुछ टी शर्ट आपका कम हो गया है, तो अब और जीन्स चाहिए आपको, तो आप 3 टी शर्ट कर लो और 4 जीन्स कर लो। तो इस तरह से आप, आपके पास जो भी अमाउंट है, जो भी पैसा है आपके पास, उसको आप अपने हिसाब से ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। तो जस्ट आप लोग मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को ये जो मैं आपको आईसी कार्व समझाया, क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, पॉइंटिंग करना सर, सी पॉइंट। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার এই কার্ভটা স্যার এক্স অ্যাক্সিসে টাচ করতে পারে কখনো? না, আইসি কার্ভ কখনো এক্স অ্যাক্সিস টাচ করে না, আমি দেখাচ্ছি। না তো এক্স অ্যাক্সিস টাচ করবে, না তো ওয়াই অ্যাক্সিস টাচ করবে, সেই জন্য আমি টাচ করাইনি, ঠিক আছে। আরো অনেক পয়েंट बाकी আছে, जस्ट वेट एंड वॉच। এখনো অনেক, আমরা এখনো পুরো ক্যারেক্টার डिस्कशंस ही করিনি, ठीक है। अभी भी बहुत सारा पॉइंट है जो हम लोगों ने डिस्कशंस किया नहीं, जस्ट मैंने आपको आईसी कर्व ड्रॉ करना सिखाया, ठीक है। अभी आप देखो आईसी कर्व का बहुत सारा कैरेक्टर है जो आपको इकोनॉमिकली काफी नॉलेजेबल बनाएगा। तो आप जस्ट वेट करो और देखो कि और क्या क्या हम लोग आईसी कर्व का समझेंगे, ठीक है। ठीक है अरिजीत, जस्ट वेट करो। नेक्स्ट, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या था? फर्स्ट कैरेक्टर था इंडिफरेंस कर्व, एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। ये आईसी का फर्स्ट कैरेक्टर था, है ना। मैं आईसी का कैरेक्टर का बात कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर ऑफ आईसी कर्व, आईसी कर्व का फर्स्ट कैरेक्टर में हम लोगों ने ये देखा है ना, इंडिफरेंस का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हम लोगों ने सीख लिया विद द आईसी कर्व ड्राइंग एज वेल एज ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। फिर हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 के बारे में बातें करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है इंडिफरेंस कर्व never intersect to each other, indifference curve never intersect to each other। इसको कैसे हम लोग समझना चाहिए, चलो पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
कैसे अंडरस्टैंड करें इसको? देखो पॉइंट क्या बताता है, मैं पहले आपको पॉइंट समझाता हूँ। कहते हैं कि indifference curve can never intersect each other. It implies that only one indifference curve will pass through a point in the indifference map. In the other words, two indifference curves cannot represent the same level of satisfaction, so they cannot intersect each other. In the figure at IC1, satisfaction at A equals to B, and at IC2, satisfaction at A equals to C, but B not equals to C. So we can say that two ICs never intersect to each other. Sir, I think आपको ऐसे पढ़ के थोड़ा समझ में तो आ रहा है, आपको जियोमेट्रिकली कुछ पॉइंट समझ में भी आ जाएगा कि A इक्वल्स टू B है, A इक्वल्स टू C है, बट नॉट B नॉट इक्वल्स टू C है। इसको अगर आप थोड़ा मगअप करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यही है। लेकिन अगर इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है तो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे? बिकॉज आपको एक बार सीखना है और जिंदगी भर याद रखना है। हम लोग इसी फंडे से पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं कि आज पढ़ो और फिर से इकोनॉमिक्स पढ़ो और फिर इसको भूल जाओ। इस तरह का पढ़ाई ना ही करो तो अच्छा है। आप ऐसे पढ़ो कि एक बार सीखेंगे और जिंदगी भर याद रखेंगे। ये फंडा होना चाहिए, बिकॉज लाइफ आपको बार बार मौका नहीं देता। ठीक है, ये जो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ना, अरे ठीक है अभी देख लेते हैं, बाद में फिर से देख लिया जाएगा, नहीं सर। आप एक बार पढ़ो और लाइफ लॉन्ग याद रखो। आप हमेशा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में यही कॉन्सेप्ट याद रखना। सर चलो समझते हैं पॉइंट को कि ये A इक्वल्स टू B और B इक्वल्स टू A इक्वल्स टू C बट B नॉट इक्वल्स टू C का फंडा क्या है। चलो आओ सिखाऊं IC का फंडा, आओ सिखाऊं IC का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है इकोनॉमिक्स का फलसफा। ओके सर, सर आप गाना बंद करो, हमें वंडा वाला गाना याद आ जा रहा है। ओके सर, आई एम सॉरी, गाना याद आ रहा है तो सॉरी। तुम लोगों को पता है ये जो गाना मैं गा रहा था, ये गाना किसी को पता था ये क्या गाना मैं गा रहा था? नहीं सर। नो, अरे किसी को नहीं पता था। आओ सिखाऊं या IC का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। तुम लोग गाना नहीं सुनते? ये सर जाने सर, जानी वाह, सुने हो? सुने जी। ठीक है, थैंक यू। नहीं, हर चीज का खबर रखो सर, अभी तो कनेक्शन बढ़ेगा। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो, इसको थोड़ा ऐसे कर, पॉइंट दे देना चाहिए मुझे। A B C, A B C। ओके, तो सवाल क्या है? सवाल कुछ ऐसा है, मैं आपको फिर से वो पॉइंट बताता हूँ। कह रहा था कि A इक्वल्स टू C है, A इक्वल्स टू C बता रहा था,
A equals to C, A equals to B, देखो ये वाला पॉइंट है, A equals to B, A equals to C, but B not equals to C. That means A equals to C, A equals to C, B equals to C, sorry B equals to A, ऐसा बोलता हूँ सर तो थोड़ा इजी हो जाना चाहिए। A equals to C है, A equals to B है, फिर B not equals to C है, मतलब A और C सेम है, A और B भी सेम है, पर B और C सेम नहीं है। ये IC का कैरेक्टर है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि सर ये इंटरसेक्शन है, नहीं सर, ये इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन अगर बाद में कभी इंटरसेक्शन होगा तो उसको इंटरसेक्शन कह सकते हैं, बट एक्चुअली ये कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, ये पैरेलली चलेगा, ये पैरेलली चलेगा, ठीक है, दिस इज अ पैरेलल लाइन, ये चलता जाएगा सर पैरेलली जब तक ये पैरेलल हो सकता है, और कभी ये दोनों एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन, मतलब कहीं ना कहीं तो ग्राफ को शुरू होना है ना, तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये तो ओरिजिन है ही, बट दिस इज मतलब ग्राफ जहाँ से चालू हुआ है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। चलो मैं इसको एक अलग पहलू में आपको समझाता हूँ, जस्ट आप ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। ये जो ए पॉइंट है, आप लोगों में से जो लोग हावड़ा स्टेशन सब कोई देखे हो कभी, क्या आप में से कोई हावड़ा स्टेशन कभी गए हो? इट्स वेरी पॉपुलर स्टेशन। ठीक है, हावड़ा स्टेशन जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेशन है सर, लार्जेस्ट इन दी विच पॉइंट, लार्जेस्ट इसलिए क्योंकि हावड़ा स्टेशन पे 23 प्लेटफॉर्म्स है, 23 प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया में हाईएस्ट है, और सारा दिन जितना ट्रेन का अप डाउन होता है हावड़ा स्टेशन में, लोकल एज वेल एज लॉन्ग रूट ट्रेन, उसमें सबसे ज़्यादा है ये, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेन को वो टैकल करता है हावड़ा स्टेशन। इन दिस पॉइंट पे ये लार्जेस्ट है, और प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी मुंबई में भी बहुत ज़्यादा ट्रेन का भीड़ है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टेशन नहीं है और इतना ज़्यादा ट्रेन मुंबई टैकल नहीं करता है। मुंबई भी बहुत बड़ा है सर, लेकिन फिर भी हावड़ा इस पैरामीटर में सबसे ज़्यादा है। तो पॉइंट क्या है, अगर हावड़ा स्टेशन से ट्रेन छोड़ता है तो एक लाइन जा रहा है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हावड़ा स्टेशन से जब ट्रेन छोड़ता है ना, एक लाइन जाता है, चलो सपोज ये ऊपर वाला आईसी जो है ये बर्धमान आसनसोल रूट है, और एक लाइन जो है ये खड़गपुर जो मेरे घर के तरफ आता है, या फिर जमशेदपुर भी बोल सकते हो आप, मतलब खड़गपुर होके ही मेरे घर के ऊपर से ही आपको जमशेदपुर जाना है, टाटा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो इंडिया का दोनों सिटी है, एक लाइन हावड़ा से आसनसोल या बर्धमान जा रहा है, बर्धमान होके आसनसोल, और अगर आप ये वाला लाइन लोगे तो आपको खड़गपुर होके अनदर बिग सिटी दैट इज जमशेदपुर जाना है। तो एक लाइन जा रहा है आसनसोल, एक लाइन जा रहा है जमशेदपुर, तो जस्ट मुझे आप बताओ कि आसनसोल जाने का सेटिस्फैक्शन एंड जमशेदपुर जाने का सेटिस्फैक्शन सेम होगा क्या? मतलब जिसको आसनसोल जाना है उसको आसनसोल जाने में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जिसको जमशेदपुर जाना है उसको जमशेदपुर जाने में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यस और नो? यस सर। तो अगर मैं इस दोनों आईसी को दोनों रेल लाइन की तरह समझूं, और दोनों ट्रैक अलग है सर, मतलब हावड़ा से जब ट्रेन निकलता है ना तो दोनों ट्रैक अलग हो जाते हैं, दोनों ट्रैक अलग हो जाते हैं। एक लाइन चला जाता है, ये जो लाइन है ये हावड़ा के बाद एक लाइन है ना सर, टिकियापाड़ा बोल के जगह आता है, टिकियापाड़ा इधर, जिसको पता है उसको समझ में फटाक से आ जाएगा, जिसको नहीं पता वो कोई बात नहीं सर, सीख लो। एक जगह है लीलुआ बोल के एक जगह आएगा, ये टिकियापाड़ा होके जाते हैं, ये लीलुआ होके जाते हैं, दोनों ही हावड़ा के बाद आता है, बट दोनों अलग लाइन हो जाता है। एक आसनसोल का डायरेक्ट लाइन है, एक जमशेदपुर का डायरेक्ट लाइन है। तो ये जो दोनों लाइन यहाँ पर मैंने पार्ट कर दिया, दोनों अलग अलग आईसी कर्व जैसे हैं, तो दोनों आईसी कर्व दोनों अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा, और दोनों अलग सेटिस्फैक्शन देने वाला आईसी कभी भी एक दूसरे को
टच नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये पॉइंट बी जो है ये क्या है, ये जमशेदपुर है। सर जमशेदपुर इंडिया का पहला प्लानिंग सिटी है जो टाटा ने बनाया सर, प्राइवेटली ओन्ड एक सिटी जैसा है सर। ये जमशेदपुर है, ये आसनसोल है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि आसनसोल एंड हावड़ा सेम लाइन पे हैं, क्या मैं रॉन्ग बताऊंगा? आसनसोल एंड हावड़ा सी पॉइंट में खड़े होके अगर आप बोल रहे हो कि आसनसोल एंड हावड़ा सेम लाइन पे है, क्या आप कुछ गलत बोल रहे हो क्या? नहीं, बिकॉज सीरियसली आसनसोल एंड हावड़ा एक लाइन पे है सर। यहाँ पर आप देखो हावड़ा, ये हावड़ा है ना, दिस इज हावड़ा। हावड़ा से जमशेदपुर अगर मैं बताऊं आपको ए से बी सेम लाइन पे है, क्या मैं गलत बोलूंगा? नहीं। तो हावड़ा एंड जमशेदपुर इज द सेम लाइन, हावड़ा एंड आसनसोल इज इन द सेम लाइन। बट अगर मैं आपको बोलूं जमशेदपुर एंड आसनसोल इज द सेम लाइन, क्या मैं सही बोलूंगा? हेलो, क्या आप लोग मेरा बात समझ नहीं पा रहे हो क्या? कोई इशू? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या समझने में? नो सर। ओके, तो मेरा कहने का एकदम सिंपल मतलब है कि इतना ज़्यादा बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप अंडरस्टैंड कर लो कि दोनों आईसी कर्व क्यों दो डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल देता है, और इसीलिए दोनों सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होता है। दैट इज वाई कि दो आईसी कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, ए इक्वल्स टू सी है, मतलब हावड़ा इक्वल्स टू आसनसोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दोनों एक लाइन पे हैं। मैंने फिर बताया आपको हावड़ा इक्वल्स टू जमशेदपुर है बिकॉज दोनों सेम लाइन पे हैं, पर जमशेदपुर नॉट इक्वल्स टू आसनसोल है। और मेरा पूरा पैरामीटर हावड़ा के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू में है, इसीलिए मैं आपको इतना सारा बातें कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई दो इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जितना दूर जाओगे ये आसनसोल लाइन और जमशेदपुर लाइन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगा, पैरेलली चलता जाएगा। समझ में आया? इंडिफरेंस कर्व का सेकेंड पॉइंट क्लियर है? सर। यस सर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड कैरेक्टर क्या है? थर्ड कैरेक्टर देख लो एक बार। इसका थर्ड कैरेक्टर है indifference curve are always convex to the origin, not concave. Indifference curve are always convex to the origin, not concave. ये हमेशा अपने ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव नहीं। जैसे यहाँ पर बहुत इजीली दिखा दिया सर, देख सकते हो आप कि ये हमेशा कॉन्वेक्स, मतलब ये जो होता है अगर ग्राफ ऐसा हो तो उसको कॉन्वेक्स कहते हैं, अगर ग्राफ ऐसा हो तो उसे कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव नहीं होता। ठीक है, नॉट कॉनकेव, याद रखिएगा प्लीज। क्यों होता है ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एक कैरेक्टर है कि it has been observed that as more and more of the commodity that is x is substituted for an other y, जैसे कि आप x का मतलब आपने क्या लिया था, x का मतलब आपने लिया था जीन्स, एंड y का मतलब आपने लिया था टी शर्ट। तो जैसे जैसे आप जीन्स और टी शर्ट का सब्सटीट्यूशन कर रहे थे, याद है आपको? ये देखो हम लोग इतना सुंदर से ग्राफ को पढ़े थे सर। ये देखो आप धीरे धीरे टीज को सब्सटीट्यूट करके आप जीन्स ले रहे थे। हाँ, ये देखो 12 जीन्स था, टीज था, आप 6 सब्सटीट्यूट करके उसके बदले आप एक अनदर जीन्स लिए, फिर 6 से 4 किया, फिर अनदर जीन्स लिया, फिर 4 से 3 किया, फिर अनदर जीन्स लिया। अब जैसे जैसे इसको सब्सटीट्यूट करते जा रहे हो तो धीरे धीरे आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो देखो ऐसा हो रहा है। इंडिफरेंस कर्व जो है आपका ऐसा हो रहा है।
और ऐसा हो रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, वो कॉन्वेक्स हो रहा है। वो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होता है ये मैं आपको फिर पीपीसी में समझाया था, याद है आपको कि पीपीसी हमेशा ऐसा होता है ना। पीपीसी जिसने नहीं किया वो प्लीज एक बार पीपीसी देख लीजिएगा, मैं आपसे वीडियो शेयर कर लूंगा। अगर मैं बाई चांस भूल जाता हूँ तो आप मुझे एक बार याद कर दीजिएगा कि सर पीपीसी का वीडियो शेयर कर दो। कि पीपीसी में क्या होता है, जब हम लोग पीपीसी करते हैं ना, पीपीसी में आप ये देख सकते हो, पीपीसी में आप ऐसा देख सकते हो कि पीपीसी कर्व ड्रॉ करने के टाइम पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में वो उसका ड्राइंग हमेशा ऐसे होते हैं। पीपीसी कर्व हमेशा कॉनकेव होता है, पीपीसी कर्व ऑलवेज कॉनकेव होता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन ये आईसी कर्व जो है ये कॉन्वेक्स होता है। और ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स किससे डिनोट किया जाता है, ओरिजिन से। दिस इज योर ओरिजिनल, दिस इज योर ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफ का ओरिजिन ये होता है। और एक आपको देखना है तो आपको यहाँ से देखना है, आपको देखना है तो यहाँ से देखना है, ओरिजिन से। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है पीपीसी, बट आईसी जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, बिकॉज इसका जो नेचर है ना, ग्राफ को प्लॉट करने का जो नेचर है इसके कारण होता है। इसका मेन रीजन अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज कॉल्ड, ये जो आप x के बदले y को लेके आ रहे थे, द कंज्यूमर इज विलिंग टू पार्ट विद लेस एंड लेस ऑफ द कमोडिटी बीइंग सब्स्टिट्यूटेड। कंज्यूमर जो होते हैं वो विलिंग है कि पार्ट विद लेस एंड लेस ऑफ द कमोडिटी बीइंग सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बिटवीन x एंड y। सर इसको मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ डी एम आर एस एक्स वाई, ये इसका एक अलग पॉइंट ही होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एक अलग पॉइंट है, लेकिन वही पॉइंट मैं आपको बस बता रहा हूँ इसी कार्व से। जस्ट आप एक बार देखो, ये जो ग्राफ आपने बनाया था ये लॉ ऑफ डीएमआर पे ही आपने बनाया था। आपको मैं बताया था कि लॉ ऑफ डीएमआर एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है, देखो आप क्या कर रहे थे, आप बार बार इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। जैसे आप टीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो आप यहाँ पर मतलब टीज के बदले जीन्स ले रहे थे, तो यही रीजन है ये कॉन्वेक्स होता है। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। आपको मैं यहाँ पर ये बताया था, ये देखो ये लॉ ऑफ डीएमआर का पॉइंट यहाँ पर था, मैं आपको बताया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज इसका एक पॉइंट आपको अलग से मुझे बताना ऐसे भी पड़ेगा। इसका पहला जो पॉइंट था इसमें एमआरएस एक्स वाई टेबल में ही दिया हुआ, ये देखो टेबल में था ना, तो एमआरएस एक्स वाई, तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ डी एम आर एस एक्स वाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। और इसी के कारण फॉर दिस रीजन ये कॉन्वेक्स का खेल खेला जाता है। तो सर अगर आपको कॉन्वेक्स ड्रॉ करने के लिए बोले, आप ड्रॉ हमेशा करना है सर, ईच पॉइंट में आपका ड्राइंग आएगा। इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखना कि कार्व पूछे ना पूछे ग्राफ दिखाना है, ठीक है, ग्राफ पूछे ना पूछे ग्राफ दिखाना है। स्पेशली 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन पे आपको करना चाहिए। अगर आपको एमसीक्यू आता है तो उसमें तो आपको ग्राफ दे के ही सवाल करेगा, ठीक है, उस पर नो इश्यूज। बट अगर आपको सब्जेक्टिवली कहीं पर लिखने का जरूरत होता है तो आपको क्वेश्चन में आस्क करे या ना करे, नॉर्मली करेगा तो देना ही पड़ेगा, बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑल्सो, इफ क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स एंड मोर देन दैट, 2 मार्क्स एंड मोर देन दैट, तो आपको ग्राफ ऐसे ही देना है, ठीक है। तो आई थिंक ये और ड्रॉ करने का जरूरत है क्या, कॉन्वेक्स समझ में आ गया ना। यस सर। ओके, तो पॉइंट 3 समझ में आपको आ गया। पॉइंट 3 दैट मीन्स टू थ्री फोर। पॉइंट फोर आपको क्या बताएंगे, पॉइंट 4 में आपका पॉइंट है हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन लोअर आईसी, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हायर इंडिफरेंस का shows
और रिप्रेजेंट जो भी बोलो। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व अगर हायर में है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी हायर होगा। इंडिफरेंस कर्व अगर लोअर में है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल लोअर होगा, ठीक है, कम होगा। तो इसको सिंपली आपको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ। अगर आप इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर मैं आपको 3 इंडिफरेंस कर्व दिखाऊंगा जो आपको समझना चाहिए। सपोज आपका 3 इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा देखने में है, अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर तीनों को एक साथ दिखाओगे तो कुछ ऐसा देखने में हो सकता है। एक्स एक्सिस एग्जाम सिचुएशन में स्केल यूज करना आप लोग, ठीक है, स्ट्रेट रहे, गुड लुकिंग रहे। वन, टू, and another one is 3. So this is IC1, this is IC3, IC2, and obviously IC3. तो इसमें आप देख सकते हो जो ऊपर है, मतलब दैट इज दिस इज हायर, this is higher one, this is middle, and this one is lower. क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है, ये इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट हम लोग पता है, ये ऑर्डिनलिटी पे बेस है, ऑर्डिनलिटी में बेस्ड है। तो जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट होते हैं ये क्वालिटी बेस्ड होते हैं, तो क्वालिटी हमेशा सेटिस्फैक्शन बेस्ड होते हैं, है ना। ऑर्डिनलिटी बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वालिटी बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन। तो ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि, अच्छा इधर आप लिख लो, ये ग्राफ में मैंने भूल गया था, गुड एक्स गुड वाई। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आप ऐसा आईसी कर्व बनाओ कि जो आपको, मतलब ऑलवेज ये कंज्यूमर बिहेवियर है कि उसको हमेशा ज़्यादा महंगा चीज़ ज़्यादा पसंद होता है। आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हो, जो सबसे ज़्यादा महंगा होता है या जिसका क्वालिटी ज़्यादा हाई होता है, क्या आप वही हमेशा पसंद करते हो? हमें राइट और रॉन्ग प्लीज़ एक बार मुझे बताना। कि सपोज जैसे मैं अपना बताता हूँ कि जीन्स लेने जाता हूँ, सपोज मैं जीन्स का शॉपिंग करने जाता हूँ, मुझे कुछ ब्रांड पसंद होता है। एक होता है ली का, एक होता है मोस्टेज का, एक होता है पेपे जीन्स, है ना, पेपे जीन्स लोग भी जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो। ली कॉपर का भी होता है एक, ठीक है। एक ब्रांड यहाँ चलता है थोड़ा मिडिल रेंज में है, बफेलो बोल के। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और भी है क्या? ये सब ब्रांड के बारे में आप लोग सुने हो? यस सर। ओके, आप लोग जानते हो। तो जैसे मैंने देखा कि सबसे महंगा अगर इसमें कुछ होता है नॉर्मली, दैट इज पेपे होता है। पेपे जींस सबसे महंगा होता है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पेपे देगा। मोस्टेज भी सब कुछ रेंज में रहता है, बट ये भी एक ओवरऑल गुड रेंज में रहता है, ये भी आपको सेटिस्फैक्शन उसके बाद देगा। ली कॉपर का हाई रेंज का भी रहता है, थोड़ा लो रेंज का भी रहता है, आप देख लो कौन आपको सेटिस्फैक्शन देगा। इसमें बफेलो थोड़ा लो रेंज में होता है कॉम्पेयर टू। तो पेपे जींस ले लो, बफेलो ले लो, तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है ना कि ये हायर आईसी जो है, ये मैं ऑब्वियसली पेपे के लिए डिनोट कर रहा हूँ कि अगर आप जो, लेकिन यहाँ पर आपका बजट क्या है, इसके बाद एक्चुअली ये आईसी के बाद ही ना बजट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। कि जब पेपे जींस आपको पसंद है, ऑब्वियसली आप उसी में जाओगे बिकॉज वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, बट आपका बजट साथ देगा कि नहीं देगा, दिस इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन, है ना। जब आप हम लोग शॉपिंग में जाते हैं तो हमें ऑब्वियसली वही ज़्यादा पसंद आता है
जो सबसे महंगा होता है और जिसका क्वालिटी ज़्यादा हाई होता है। और ऑब्वियसली हाई क्वालिटी चीज़ गिव यू ऑलवेज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन द सिमिलर फैशन IC3 जो अपर लेवल में है वो हायर सेटिस्फैक्शन देगा। IC2 जो मिडिल लेवल में है तो मिडिल टाइप का सेटिस्फैक्शन लाइक मुस्टैच लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। एंड लोअर में बफेलो है जो बफेलो लेवल का मतलब लोअर लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। क्या आपको समझ में आया ये मुस्टैच पेपे बफेलो का कॉन्सेप्ट? हेलो, क्या आप लोगों ने समझ पाया? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, एक sir. पॉइंट आप यहाँ से जान लो, जब आप इस तरह से एक जगह में इतना सारा, एक ही पॉइंट में जब आप लोग इतना सारा आईसी को, मतलब एक जगह में आप आप 300 आईसी भी लगा सकते हो अलग अलग मतलब कंज्यूमर चॉइस पे। सपोज ये बफेलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मुस्टैच को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पेपे को रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे कि आपने देखा। तो जब आप लोग एक जगह में इतना सारा आईसी को एक साथ दिखाते हो तो इसको क्या कहते हैं जानते हो? जब एक जगह में एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में एक साथ इतना सारा आईसी को दिखाते हैं तब उसको आईसी मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी मैप। जैसे क्यों आईसी मैप कहते हैं? मन में सवाल तो आना चाहिए, सर इसको मैप क्यों कहेंगे? मैप क्यों कहेंगे? तो फिर मैप में आ गए सर रोज आप मैप क्यों लाते हो? सर क्या करे, मुझे पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं मैप आ ही जाता है, मैं इतना सोच के नहीं बैठता, लेकिन रोज आपको समझाते वक्त कुछ भी होता है और मैप का कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। पता नहीं, दुनिया मुझे बहुत पसंद है और उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर मैप देख रहे हो, ये किस चीज़ का मैप है? इंडिया का मैप है। तो क्या बताते रहते हैं, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का जो मैप है इसमें आप देख सकते हो, ये है वेस्ट बंगाल। ये देखो मेरा प्यारा वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल है, इसके ऊपर वाला ये जो एरिया है ये बिहार का है, ये नीचे है ये उड़ीसा है, हमारे नीचे उड़ीसा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये देखो ये महाराष्ट्र, ये देखो यहाँ पर कश्मीर है, इसमें ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये राजस्थान है। सबका अलग अलग मैप है। राजस्थान का अपना मैप है, गुजरात का अपना मैप है ना, गुजरात का अपना मैप है। यहाँ पर गोवा है, गोवा का भी अपना मैप है, छोटा सा है। यहाँ केरल है, ये देख पा रहे हो ग्रीन में, ये एकदम भयंकर सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल है। केरला है, तो इधर आप देखो तो यहाँ कर्नाटका है। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, जिसको बंगाल पसंद है उसको बंगाल अपना सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन उसके लिए बंगाल का अपना सेटिस्फैक्शन लेवल है। जिसको उड़ीसा पसंद है, उड़िया लोग जो होते हैं उसको उड़ीसा सेटिस्फैक्शन देते हैं। जिसको जो कश्मीर के होते हैं उसको कश्मीर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है कि नहीं देता? लेकिन जब हम लोग एक ही मैप के अंदर सारा का सारा मैप को डालते हैं, सब अलग अलग मैप जुड़ के तब ना इंडिया बना है। हेलो, इंडिया देखने में ऐसा क्यों है? इंडिया का मैप ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स है उसका जो अंदर का आकार है, आकार मतलब सर शेप, जो शेप है वो इंडिया को ऐसा दिखने में बनाते हैं, है ना। इंडिया ऐसा इसलिए है बिकॉज इंडिया का स्टेट्स अंदर से ऐसा है। तो क्योंकि इंडिया का एक एक स्टेट्स का जो रूप है वही इंडिया का बाहरी रूप है, तो दैट्स वाई आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब एक ही मैप के अंदर, जब एक कंप्लीट मैप के अंदर आप इंडिया को डालते हो तो आपका इंडिया बनता है। सिमिलर फैशन में, सेम सिमिलर फैशन, जब अलग अलग आईसी को आप एक मैप के अंदर डालते हो इसको क्या कहोगे? आईसी मैप कहोगे। अलग कैरेक्टर पर मैप के अंदर डालो तो आईसी मैप बन के रेडी। सर आईसी मैप समझ में आया? देखो सर, तो इंडिफरेंस मैप अगर आपको समझ में आ गया तो आप जस्ट देखते हैं higher indifference curve represent higher level of satisfaction than lower IC. This is also known as indifference map.
कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस यहीं पर बताते हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच एक्स और वाई एक्सिस, जैसे कि स्टार्टिंग में अरिजीत मुझे बोल रहा था कि सर ये एक्स एंड वाई एक्सिस को टच करते हैं कि नहीं, नहीं सर, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। दिस इज contrary to our assumptions that the consumer wants combinations of two goods, therefore IC will not touch either x axis or y axis। सर यहाँ पर तो दिख रहा है कि टच किया है सर, एक्चुअली ये कुछ ऐसा पॉइंट है, कुछ ऐसा है, मतलब ये दिखाने के लिए है कि ये दोनों एक्सिस को किस तरह से आईसी बनाते हैं, बट ये जस्ट टच नहीं कर रहा है सर, जस्ट क्या बताओ सर, टेंजेंट होके निकल रहा है, टेंजेंट भी नहीं। तो ये P है, ये Q है, अगर क्रॉस करता ना तो टच करता, ये बस ओनली फॉर, अगर मानो कि ये टच करता तो ये बेसिकली क्रॉस करता, बट क्रॉस नहीं करता है, ये कभी एक्स को क्रॉस नहीं करता है, बिकॉज क्रॉस कर नहीं सकता, क्रॉस कर ही नहीं सकता। कैसे? सिंपल रूल्स है इसका, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व जब हम लोग बनाते हैं तो एक तरफ गुड एक्स होते हैं तो दूसरी तरफ गुड वाई होते हैं। तो जब आप एक बार देखो कि क्यों टच नहीं कर सकता, जस्ट एक बार हमारा ग्राफ जो बनाए थे हम लोगों ने, आप एक बार देखो कि ये टच कैसे करेगा। देखो टच कैसे करेगा, जब आप 12 यूनिट का टीज ले रहे थे तब आप 1 यूनिट का जीन्स ले रहे थे, तो जब दोनों गुड्स आप ले रहे हो तो ये देखो ये इंडिफरेंस कर्व कहाँ है, ये इंडिफरेंस कर्व कहाँ है, यहाँ है। तो जब एक गुड्स आप यहाँ पर ले रहे हो, दूसरा गुड्स आप यहाँ पर ले रहे हो, तो आप एक वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, तो आप कैसे टच करोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप दोनों एक्सिस को टच कर पाओ। वही तो लिख रहा है सर, क्योंकि आप दोनों गुड्स अलग अलग लेवल पे यूज कर रहे हो। तो assumption consumer wants combinations of two goods, दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन पे एक आईसी बनता है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि आईसी विल नॉट टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कुछ समझ में आया? ये ग्राफ यहाँ पर देखने में कुछ ऐसा है, बट बेसिकली वो वही है जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था। आप अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो डोंट ड्रॉ दिस वन जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, ये इसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। उसमें अगर आपको डाउट लग रहे हैं सर ये तो टच किया है, कोई बात नहीं सर, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, अगर आप वो जो आपको समझ में आएगा दैट इज दिस वन, आप ड्रॉ कर सकते हो। तो एक्स एंड वाई एक्सिस जो है इंडिफरेंस कर्व उसको कभी टच नहीं कर सकता। क्या समझ में आया क्यों टच नहीं कर सकता? हेलो, आईसी कर्व क्यों एक्स एंड वाई को टच नहीं कर सकता, क्या ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो यही था सर आईसी का पूरा खेल। कुछ आईसी का कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो 2 पॉइंट है बता देता हूँ आपको। आईसी का एक्सेप्शंस कुछ ऐसा हो सकता है सर, आईसी बहुत वाइटल है सर, प्लीज इसको एक बार घर में गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट, when two goods are perfect substitute, अगर दोनों गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, देन आईसी विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कैसे आईसी बनाएंगे? तब आईसी का अपना लीनियर हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब ये थोड़ा एक्सेप्शन है आईसी का, मतलब नॉर्मली ऐसा होना चाहिए आईसी, और वो आईसी प्रॉपर्ली बन ही नहीं पाएगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बिकॉज हम तो दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट, मतलब जैसे टीज एंड जीन्स में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट अगर आपको दोनों चीज सब्स्टिट्यूट करना है, टीज भी चाहिए जीन्स भी चाहिए, तब आप कैसे करोगे? पॉसिबल नहीं है ना। एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में भी प्रॉब्लम होता है, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों ही चाहिए, दोनों परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट है, तब भी आईसी कप जो है ना वो एल शेप का होता है, मतलब कुछ ऐसे, समझ में आया? आईसी कप देखने में ऐसा एल शेप का होता है, कुछ ऐसा देखने में। तो बस यहाँ पर आप याद रखना कि आईसी जब अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का हो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो तो आईसी एल शेप का होता है, और जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हो तो आईसी लीनियर होता है। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। याद रहेगा ना सर? बट अदरवाइज ये कैसा होता है? अदरवाइज ये कॉन्वेक्स होता है। याद रहेगा एक्सेप्शंस ऑफ आईसी?
Yes, हेलो sir. ओके। तो ये था आईसी का एवरीथिंग। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस आपको मैं नेक्स्ट दिन बताता हूँ, फिर हम लोग बजट पे भी बातें करेंगे, ठीक है। एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई एंड बजट एनालिसिस है नेक्स्ट दिन, बहुत मजेदार है सर, आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल आप आईसी को घर में एक बार रिविजन करो, फिलहाल घर में आईसी को प्लीज एक बार आप लोग रिविजन करो। ठीक है, कुछ सवाल है क्या किसी के मन में? अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है तो कर सकते हो, और नहीं है तो बस इतना कहना है कि जो भी हम लोग आज क्लास में डिस्कशंस किया, आप लोग एक बार घर में इसको देखो। ओके, प्रगति, नम्रता, निबीड़, अरिजीत, स्निग्धा, जुधाजीत, विश्वजीत, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना चाहते हो क्या? अरिजीत, जो भी मन में क्वेश्चंस था क्लियर है अरिजीत? यस सर। ओके, बोलो प्रगति, कुछ बोलना चाह रहे थे? ओके ठीक है, ठीक है, बाय फिर। चलो, कोई सवाल नहीं है, बस घर में एक बार देखो बाय सर। टॉपिक को। ओके बाय सर। चलो, ओके बाय। Thank you, बाय sir. सर। बाय सर। थैंक यू, बाय।